बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने रेजोनेंस मेथड को स्टडी करना है बेंजीन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। ये टॉपिक जो है ये आपकी बुक में पेज नंबर 177 पे गिवन है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बेटा रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है उसको हमने कल भी देखा था। रेजोनेंस जो है वो आपके पास इस तरह की किसी हम रीअरेंजमेंट को कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से आपके पास जो है डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं किसी एक मॉलिक्यूल के वो पॉसिबल हो सके। मतलब कि अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो अपनी डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो है एग्जिबिट करें, तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स या सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स। तो बेटा ये सब के सब जो नाम है ये सब के सब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स के ही हैं। नॉर्मली हम इनको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ही बोलते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बेटा यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें, जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आइसोमर्स नहीं होते। आइसोमर्स में हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला किसी मॉलिक्यूल का वो डिफरेंट होता है। जबकि रेजोनेंस में हमारे पास जो है स्ट्रक्चर फार्मूला भी बिल्कुल सिमिलर होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डेफिनेटली सिमिलर ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला भी सिमिलर ही होता है। अदर देन दिस के आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो रेजोनेंट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास वो आइसोमर्स नहीं होते। तो आपने ये ख्याल रखना है। अगर आप जो स्ट्रक्चर ए और बी है इनको गौर करें तो इनमें सब का पूरा जो मॉलिक्यूल है, जो एटम्स हैं, सबकी अरेंजमेंट जितनी भी है वो सबकी सब सेम है, सिवाय आपके पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह अगर आपके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की वजह से अगर आपके पास मॉलिक्यूल की कोई डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो उसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा बेटा, जब हम एक मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जो एक्सप्लेन करते हैं तब दरमियान में हम ये डबल हेडेड एरो लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के रेजोनेंट हाइब्रिड्स हैं। तो इस तरह करके ये डबल हेडेड एरो लगाना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, क्योंकि अब हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि बेंजीन में हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं और उनमें से जो मोस्ट स्टेबल हैं वो कौन से हैं, और कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कितनी परसेंट जो है स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करता है बेंजीन के मॉलिक्यूल में। बेटा ये जो आपको फर्स्ट टू मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और अप्रॉक्सीमेटली 40% जो है ईच जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दी स्टेबिलिटी ऑफ दी बेंजीन। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के वो ये दोनों हैं, जो कि हम जानते हैं कि क्यूल ने प्रपोज किए थे। इसके अलावा बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं सी डी एंड ई, ये हमारे पास प्रपोज किए थे डिवार ने, एक और साइंटिस्ट ने, और उनके अकॉर्डिंग जो है बेंजीन इस तरह भी एग्जिस्ट कर सकती है। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप गौर करें तो आपको ये जो सेंटर वाली बॉन्ड लेंथ नज़र आ रही हैं, सी में 1,4, डी में 2,5 और ई में 3,6, इन बॉन्ड लेंथ्स की जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू बॉन्ड्स। अगर आप सी में गौर करें तो 1,4 की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है 2,3 से और 6,5 से। तो जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है उसको ब्रेक करना जो है कंपैरेटिवली ईजी होता है, आसान होता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो इसलिए ये एनर्जेटिकली जो है हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसलिए ये जो है बेंजीन की स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स जो है इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 7.2% इन तीनों की है ईच। तो इस तरह करके हमारे पास जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के वो ए एंड बी हैं, और जो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिवार्स के स्ट्रक्चर हैं सी डी एंड ई। बेटा ये ऐसे नहीं होता कि हमारे पास एक्चुअल में ही इस तरह बेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप बेंजीन ले रहे हैं और हमारे पास इस तरह करके जो है अंदर बेंजीन जो है मॉलिक्यूल इस तरह करके अंदर फिर रहे हुए हैं, आपके पास ये होता है कि हम ये सपोज करते हैं कि ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजीन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जो कि तमाम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेंजीन की उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको प्रोड्यूस कर सकें उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो बेंजीन के ये 5 जो हैं ये सब के सब रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब बेंजीन इनमें से किसी भी एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। या फिर अगर आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 ml जो है बेंजीन है तो उसके अंदर हमारे पास 40 ml ये वाला मॉलिक्यूल होगा, यानी कि 40 ml जो बेंजीन के मॉलिक्यूल होंगे वो पॉसिबल है कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करें। 40 ml मॉलिक्यूल जो है वो पॉसिबल है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करें, और 7.2 ml इस फॉर्म में, इसी तरह 7.2 ml इस फॉर्म में, और इसी तरह 7.2 ml इस फॉर्म में। तो ये यानी कि इनका जो है हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 100 पार्ट्स हों तो उसके अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी और रिमेनिंग की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। जिस मॉलिक्यूल की जो कंट्रीब्यूशन है वो जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि वो उतना ज़्यादा स्टेबल है।
और अगर हम अब थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो जितने दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इनकी जितनी भी बॉन्ड एनर्जीज हैं वो एनर्जेटिकली जो बॉन्ड लेंथ है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है इन तीनों में, क्योंकि ये एक बॉन्ड लेंथ ये वाली आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, इसीलिए लेस स्टेबल है। अच्छा,